विद्यार्थियों, आई एम डॉक्टर रविशंकर व्यास, लेक्चरर इन EFM, मांगीलाल बागड़ी, गवर्नमेंट कॉलेज नोखा, बीकानेर। आज का टॉपिक बीकॉम पार्ट सेकंड का है, जिसमें व्यापारिक बैंक का अर्थ और कार्य यह बहुत ही सामान्य ज्ञान की दृष्टि से उपयोगी है और इसके बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। फिर भी हमें सिस्टमेटिक ढंग से व्यापारिक बैंक का अर्थ और कार्य दोनों समझने की आवश्यकता है। इस संबंध में आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बैंक है आज पूरे विश्व के हिसाब से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है और आम जनता के लेन देन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार ने जनधन योजना के अंतर्गत बैंकों में खाते खोले, उसके बाद लोग बैंक के बारे में काफ़ी कुछ जानने लगे। आज हम देखते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण और विश्व अर्थव्यवस्था में आई महामारी कोविड-19 के कारण से बैंकों का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है, जिसमें बैंकों के द्वारा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, व्यक्तिगत ऋण और डायरेक्ट जिनके पास पैसों की समस्या है उनके खातों में पैसे जमा कराए जाते हैं, जिससे वे आसानी से बैंकिंग का कार्य करते हैं। और बैंक शब्द है बहुत ही कॉमन एक्टिविटी के रूप में वर्तमान में महसूस किया जाने लगा है। इसलिए जो बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थी हैं उनके लिए बैंक का अर्थ और कार्य समझना ज़रूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले इटालियन भाषा में बैंको शब्द हुआ, उसके बाद फ्रांसीसी भाषा में बैंक, फिर अन्य देशों में जैसे जर्मन में BANC के शब्द का प्रयोग, फिर इसके बाद सम्मिलित स्कंद कोष, जॉइंट स्टॉक फंड के रूप में बैंक का विकास हुआ। आधुनिक बैंकिंग का विकास यूरोप में हुआ, फिर पूरे विश्व में फैल गया। बैंक की परिभाषा देखते हैं तो क्राउथर की परिभाषा सबसे संक्षिप्त है, जो इस प्रकार है: बैंक का कार्य अन्य लोगों से ऋण लेकर बदले में अपना ऋण प्रदान करके मुद्रा का निर्माण करना है। अतः बैंक जमा और उधार का मुख्य रूप से कार्य करती है। भारत के हिसाब से देखें तो भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अनुसार बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता का धन जमा करना और जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है तथा चेक, ड्राफ्ट व अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है। इस प्रकार बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहक को धन संबंधी समस्त लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। यह वित्तीय संस्था रुपयों को अपने पास जमा स्वीकार करती है तथा उपभोग व निवेश हेतु उधार देता है, वह वाणिज्यिक बैंक कहलाता है। इसका कार्य जमाओं को स्वीकार करना, ऋण देना, बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करना व आंतरिक व विदेशी वित्त प्रबंध करना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंक है मुख्य रूप से जमा प्राप्त करता है और उधार देता है। जमा कराने वाले को सही समय पर उसके द्वारा मांगे जाने पर राशि है वो
उसको लौटा दी जाती है। अगर वह व्यक्ति राशि नहीं निकालता है तो जो बैंकिंग के अंतर्गत मौद्रिक नीति है उसमें CRR 3% और SLR है, उसकी राशि अपने पास रखती है, बाकी राशि बैंक उधार देने के लिए काम में ले सकती है। तो बैंक मुख्य रूप से व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, सामान्य उद्योगकर्ता के लिए, कृषि के लिए, आम जनता के लिए, साथ ही देश के हर व्यक्ति की दृष्टि से बहुत महत्व रखती है। व्यापारिक बैंकों के कार्यों के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह जमा स्वीकार करता है, दूसरा इसका कार्य ऋण प्रदान करना है, तीसरा इसका कार्य साख निर्माण करना है, चौथा एजेंसी से संबंधी सेवाएं हैं और पांचवा इसका कार्य है अन्य सेवाएं। व्यापारिक बैंक है, इसके अंतर्गत जमा होती है वो बचत खाते में, चालू खाते में, अवधि जमा खाते में, मांग जमा खाते में, और दूसरा कार्य ऋण देना है। यह ऋण गृह, शिक्षा, विवाह, वाहन आदि के लिए, व्यापार उद्योग के लिए ऋण प्रदान करती है। व्यापारिक बैंक है वो ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान करता है। अल्पकाल के लिए ग्राहक को निश्चित सीमा तक अधिक धनराशि निकालने की सुविधा प्रदान करता है। साख निर्माण का जो कार्य है वो मैंने पिछले व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुत किया था। चौथा इसका कार्य एजेंसी संबंधी है, जिसके अंतर्गत बैंक चेक, विनिमय बिल, ड्राफ्ट इत्यादि को स्वीकार करता है। वाहक चेक, इस प्रकार का चेक का नकद में भुगतान बैंक चेक प्रस्तुत करने वाले वाहक को कर सकता है। रेखांकित चेक है, इसके अंतर्गत बैंक चेक है उसको अंतिम नाम वाले व्यक्ति के खाते में जमा करता है। अन्य सेवाओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि बैंक है 24 घंटे नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है, ATM की सुविधा प्रदान करता है, ATM के अलावा मोबाइल बैंकर की सुविधा प्रदान करता है, लॉकर की सुविधा प्रदान करता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान करता है। व्यापारिक बैंकों द्वारा साख सृजन का मैंने आपको पहले व्याख्यान में स्पष्टीकरण किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि व्यापारिक बैंकों के प्रकार है। तो इसमें पहला है अनुसूचित बैंक, RBI एक्ट द्वारा दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक। दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक, ये वे बैंक हैं जो दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं हैं। तीसरा है 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ। फिर 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ। फिर 14 सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। 14 बड़े बैंक राष्ट्रीयकरण के समय बड़े बैंक थे, इनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं 14 बैंक हैं, उनके नाम की लिस्ट है जिसमें सेंट्रल बैंक इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, बड़ौदा बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, यूनियन बैंक है, देना बैंक है, कैनरा बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक ओवरसीज बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। व्यापारिक बैंक 4 प्रकार की जमाएं स्वीकार करता है: सावधि जमा, चालू खाते में जमा, बचत जमा और विविध प्रकार के लेन देन का कार्य करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापारिक बैंक है वह आधुनिक अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह जमा और उधार की क्रिया के द्वारा ग्राहकों व आम जनता की सुविधाएं प्रस्तुत करता है। और बैंक है आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आज
एक नई बात सामने आ रही है, वह है बैंकों का विलीनीकरण और निजीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बैंकों में निजीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है और विलीनीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। निजीकरण के अंतर्गत बैंकों के शेयर हैं वो निजी क्षेत्र में बेचे जा रहे हैं। विलीनीकरण के अंतर्गत अनेक बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस तरह से ये 2 स्टेप है, ये वर्तमान में काफ़ी महत्व रखते हैं। आज आधुनिक आर्थिक चिंतन के समय हम देखते हैं कि निजीकरण कहाँ तक ठीक है और बैंकों का आपसी विलय कहाँ तक ठीक है या ठीक नहीं है, यह काफ़ी विवाद का विषय है। लेकिन जो सरकार है, रिजर्व बैंक है, मौद्रिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो आम जनता को मान्य होंगे। इसके पक्ष या विपक्ष में विचार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार की नीतियां हैं वो महत्वपूर्ण हैं। कोविड-19 के कारण से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जो वार्षिक बजट पेश किए गए थे, उन बजटों में लगभग 40% राजस्व की कमी हुई है। अतः केंद्र सरकार के वित्तीय स्रोत कम हैं, राज्य सरकारों के वित्तीय स्रोत कम हैं। कोविड-19 के कारण कृषि, उद्योग, व्यापार में वित्त की समस्या है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि देश में लोगों के पास हार्ड कैश मनी नहीं है, इस कारण इफ़ेक्टिव डिमांड नहीं है। और इफ़ेक्टिव डिमांड नहीं होने के कारण पिछली तिमाही में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GNP -23.9% हो गई और भारतीय अर्थव्यवस्था में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई। पूरे विश्व में इतनी बड़ी गिरावट आज तक नहीं आई। तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक बैंकों के कार्यों का महत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आज बैंकों के सामने एक समस्या आ रही है, वो है कपट, धोखाधड़ी, और जो बड़े ऋण दिए जाते हैं वो डूब रहे हैं। ऐसी स्थिति में बैंकों की साख और छवि पर बुरा प्रभाव पड़ा है और दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति को हर हाल में ऋण चुकाना पड़ता है और उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आम लोग ये महसूस करने लगे कि हमारी जमाएं हैं उसका बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में बड़े औद्योगिक परिवार ले लेते हैं और पैसे हैं उनको राइट ऑफ कर दिया जाता है, लोन नहीं चुकाया जाता है, जबकि एक गरीब व्यक्ति को हर हाल में ऋण का भुगतान करना पड़ता है। इस कारण वो एक अजीब सी मानसिक स्थिति के दौर से गुजरता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बात इतनी सी है जिसमें ज़्यादा डिस्कस की ज़रूरत नहीं है और मूल बात ये है कि कागजी काम है। बड़े व्यापारी उद्योगपति सिस्टमेटिक पूरा करते हैं और लोन चुकाते नहीं वगैरह हैं, तो उसके लिए भी वो कागज़ों में सिस्टमेटिक काम करते हैं। ऐसी स्थिति में उनको दिए गए ऋण को राइट ऑफ करने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। आलोचना के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, वो एक दूसरा विषय है, परंतु हमें न्यायोचित ढंग से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में यह समस्या तो है ही है कि पैसे बैंकों के डूब रहे हैं, NPA बढ़ता जा रहा है और बैंकों के कार्यों पर संदेह उत्पन्न होने जा रहा है।
और सरकार धीरे धीरे बैंकों की संख्या बढ़ाकर बड़े बैंक बनाना चाह रही है और कुछ बैंकों को निजीकृत करने जा रही है। इन सब बातों के अंतर्गत हम देखते हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल के लिए वोकल होने के लिए सरकार व्यापारिक बैंकों पर दबाव डालती है कि कृषि, उद्योग, व्यापार, स्वरोजगार आदि के लिए ऋण दिए जाएं और ऋण दिए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में बैंक को कोई हानि होगी तो उसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार ले रही है। तो ऐसी स्थिति में आशा करते हैं कि बैंकों द्वारा आम, गरीब, कमज़ोर, किसान, मजदूर को ऋण दिए जाएं जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़े, प्रभावपूर्ण मांग बढ़े और आय, उत्पादन, रोजगार बढ़े, जिससे व्यापारिक बैंकों का उद्देश्य है अंतिम रूप से देश के तीव्र विकास को गति देना। इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। फिर भी ये काफ़ी विचारणीय प्रश्न है कि व्यापारिक बैंक अपना कार्य करने में कहाँ तक सफल रही है या सफल नहीं रही है, इसके बारे में हम अगले व्याख्यान में बातचीत करेंगे। अब आपके सामने कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि व्यापारिक बैंक का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन है व्यापारिक बैंक की क्या आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न है व्यापारिक बैंक के कार्य क्या हैं। चौथा क्वेश्चन है व्यापारिक बैंक और साख सृजन में संबंध। पांचवा है व्यापारिक बैंकों के कार्य बताइए। छठा क्वेश्चन है व्यापारिक बैंकों के नाम बताइए। प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रश्नों का उत्तर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यम से 5-7 दिन के भीतर दीजिए। मैंने जो ये समझाया है और जो मैटर है उसको इसमें डाउनलोड भी किया है, तो इसको भी पढ़ने की कोशिश करें और आत्मचिंतन करें कि व्यापारिक बैंकों की वर्तमान में जो कार्य की स्थिति है वह कैसी है। इसके बारे में भी आप सुझाव भेजेंगे। तो आपने मेरी बात को सुना, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।